चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रक्षाबंधन मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी। यस सर। अच्छा देखो, कई सारे जो हैं आप लोग रिमूव हो जाएंगे, जैसे सक्षम कपूर, मुकेश गेमर, टॉप फार्मर। आप लोग जो है ना प्लीज फिर से जो है ज्वाइन कर जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो पुराने वर्जन होने के कारण जो है कई बार ये आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको फिर से ज्वाइन कर लेना। मैंने जिनका जिनका नाम बोला तो आप लोग एक बार ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट पे बात किया था। इसी पे बात किया था। हाँ, हमने जो है ये सारे बता दिए थे। बेसिकली हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो चार रूल जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ कि कौन कौन से जो हमने रूल बताए थे। हमने कहा था कि अगर जो नॉन जीरो डिजिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर जो किसी भी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर जो किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल आता है फिर जीरो आता है तो उसको आप सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करना। फिर से मैं बताता हूं, मैंने क्या कहा कि किसी भी सिग्निफिकेंट की फिगर के बाद अगर जो जीरो आता है और दशमलव आता है या डेसिमल आता है और उसके बाद जीरो आता है तो आप उसको क्या करोगे, एज अ सिग्निफिकेंट के फिगर के रूप में काउंट करोगे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, यानी कि सेकंड पॉइंट। जैसे कि कई बच्चे जो है ये कहते हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट है। अगर जैसे मान लो मेरे पास 1.20 है, तब तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ये वाला जो है सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि 1.20, यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि दशमलव के पहले अगर जो जीरो हो और उसके बाद भी जीरो, लेकिन अगर जो सिग्निफिकेंट, सॉरी, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो। सर आपका माइक द्वारा द्वारा वो है। ये एक्चुअली किसी बच्चे का ऑन हो गया होगा। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। मेरी आवाज कहाँ रिपीट हो रही है भाई? वो किसी बच्चे ने, नहीं हो रही आप नहीं हो रही। हाँ सर अभी हो रही थी। वो किसी बच्चे ने माइक ऑन कर दिया होगा, इसीलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। प्लीज उन बच्चे को कह दो जिन्होंने माइक ऑन किया, दो दो आप वो उसको बंद कर दें, नहीं तो ये को आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साइड से नहीं है, मेरे ख्याल से किसका माइक ऑन है आप लोग देख लीजिए। मेरे ख्याल से तो यहाँ अभी तो सबका जो है म्यूट है। ठीक है, चलिए, किसी का नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि हमने जो थर्ड पॉइंट कहा था कि आपको ये बात ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, कि अगर मेरे पास क्या हो कि 10, अगर यहाँ डिजिट नहीं है तो आप नहीं काउंट करना। जैसे देखो, जीरो के बाद दशमलव है, दशमलव अगर इससे पहले वन डिजिट आता तो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। दशमलव के बाद अगर जो जीरो आता है तो उसके सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये आता तब ये सिग्निफिकेंट काउंट हो जाता। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 0.100 आता तो हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर डेसिमल आता है तो उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट करेंगे। हमने एक पेंसिल वाला क्वेश्चन आपको कराया था। अब एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ पावर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एक बात याद रखना कि अगर 10 टू द पावर x है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, नंबर ऑफ, हाँ सॉरी, जीरो। हाँ जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। यानी कि 10 टू द पावर कुछ भी हो, 10 टू द पावर 6 हो, 7 हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। प्लीज माइक को ऑफ कर दीजिए। दो दो मोबाइल से आप लोगों ने लॉगिन कर लिया होगा, एक साथ दो मोबाइल ना रखें। जिन्होंने किया होगा इसीलिए जो है इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि 100 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सर 3।
अब देखो याद रखना कि अगर जब सिग्निफिकेंट के बाद जो है अगर जो जीरो आता है तो उस जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो गया, यानी कि 1 हो गया। अब जैसे मान लो कि 1000 में कितना हो जाएगा, एक। हाँ, एक। यानी कि हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। दूसरी बात जो पॉइंट, हाँ ठीक है। अब यानी कि जैसे मान लो कि अगर जो कभी भी कोई, हाँ बोलिए बेटा। सर 10⁻⁶ में सर 0 होगा। हाँ, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 10 टू सर द ये पावर भी तो 6। सर आगे जाके वैसे ही बन जाएगा सर, इसके आगे तो 6 जीरो लगेंगी फिर। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। आपको जब भी पावर के टर्म में दिया रहता है उसको हम सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सर Yes, sir. 0.10 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। सॉरी, कितना बोले? सर 0.10। 0 ये है 2 सर 2। हाँ, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। बस आपको दो बात याद रखनी कि अगर जब पावर रहेगा तो जीरो लेना है, और अगर 1 के बाद अगर जो राइट साइड में जीरो आते हैं तो उसको आप क्या करना, सिर्फ 1 जो है सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में ले लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आपको जैसे सवाल आता है, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास क्या आ गया, कुछ सवाल आ गया, जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि मेरे पास क्या सवाल है, कि मैं जैसे कहूँ कि जैसे सपोज करो 3.24 इंटू 5.623 इंटू 7.983 डिवाइडेड बाय 4.623। अब आपसे इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ आंसर जो होगा वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा, तो आप क्या आंसर मारोगे? इसको कैलकुलेशन नहीं करना। सर 3। हाँ, सर थर्ड। यानी कि जब भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप देखना लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, या लीस्ट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, तो जो सबसे कम होगा। इसमें 3 है, इसमें कितने 4 हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3। तो यानी आंसर भी जो आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। 3। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग जो है आपको इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ लिया मेरे ख्याल से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यानी कि क्या कहा था कि इट स्टेट दैट मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यानी कि कहता है कि इस संसार में कोई भी चीज, अगर जो मैं कहूं कि कभी भी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हाँ, हम ना कभी भी बना नहीं सकते, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस प्रकार से, या फिर एक स्टेट मैटर से जो दूसरे को हम लोग चेंज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मास को अपना तो बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ चेंज कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। दूसरी बात, इनमें हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर जैसे मान लो कोई क्या कहता है कि सपोज करो कि मैं इधर 10 ग्राम ले रहा हूँ, इधर 12 ग्राम बना देंगे, तो क्या ये सही है? नो सर। हाँ, अगर जो ऐसा कोई बना देता है तो उसको बुलाना, मैं उसको जो है नोबेल प्राइज दिलाऊंगा, और उसको पूरी जिंदगी भर जो है उनके 7 पुस्तक तक इतना पैसा दिलाऊंगा कि वो खर्च नहीं कर पाएंगे, अगर जब कोई ऐसा। सर हाँ, सर जी कोई नहीं ढूंढूंगा यहाँ पर अपने स्कूल में। ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग बनाना। हमारे स्कूल में है ऐसे महान प्राणी, वो कुछ भी बना देते हैं। सर दोबारा सर से बोलना। बहुत पुरानी है हमारे हमने स्कूल में। कहा कि अगर जो 10 ग्राम के रिएक्टेंट से अगर जो मैं 12 ग्राम प्रोडक्ट बना दूं, तो अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो मैं उसको नोबेल प्राइज भी दिलवा दूंगा, प्लस 7 पुस्तक जितना पैसा खर्च करेगा सबको मैं उतना दिलवा दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ? सर हमारे स्कूल में है ऐसे प्राणी। अब देखो, वो बाय मिस्टेक वाले प्राणी को मत बुला के लेके जाना यार, वहां प्रूफ देना सर पड़ है जाता है। सच्ची में, कई सर है वो अपन कई बार जो है ना गलती हो जाता है तो बोलता सर है वो कैसे। अपना मास ही मिक्स कर देगा बीच में। हाँ, वो चीजें नहीं ना, मैंने कहा कि मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास क्या हो 10 ग्राम से हम 12 ग्राम नहीं बना सकते, और ऐसा जो बना सकते या तो जादूगर है या तो भगवान है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो मेरे पास वही वाला कहानी हो जाएगा कि मेरे पास जादुई मटका, एक चावल दाना डालो और उससे जो है निकालते रहो, तो यानी कि पूरी जिंदगी तक तो फिर हम लोग, अब वो क्या करेगा,
अगर जैसा होता तो 10 रुपए का सिक्का डालेगा तो यानी कि फिर निकालेगा, फिर इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना कई जगह जो है फेल हो जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में, और कई बार जो है पूरी तरह से रिएक्शन नहीं होता तो भी यानी कि जो है क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट में ये फेल हो जाता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है, तो नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है कभी भी हमेशा वैलिड नहीं होता है। नहीं होता। ये कुछ जगह पे जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि जो है फेल कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि दुनिया में जो भी चीज बनाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि मैं जो है आज अमोनिया का एग्जांपल लेता हूँ, N2 प्लस H2, मैं बैलेंस कर देता हूँ अभी 3H2 और यहाँ पे 2NH3। मैंने कहा था कि आप लोगों को याद हो कि जब भी ये बनेगा ना, ये हमेशा फिक्स रेशियो में बनेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी चेंज हो जाए, नहीं, ये हमेशा, चाहे आप पानी यहाँ का लो या अमोनिया, मैं कहूँ कि अमोनिया इंडिया का ले रहा हूँ, कहीं कहूँ कि यूएस का ले रहा हूँ, नहीं, यानी कि ये जो है क्या होगा, हमेशा फिक्स रेशियो में होगा, यानी कि 14:3 रेशियो में ये बनेगा। अब यानी कि 14:3 रेशियो, यानी कि इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, अगर मैं हाइड्रोजन रिपीट करना सॉरी सिर्फ रिपीट करना। हाँ ओके, मैंने क्या कहा कि इस संसार में अगर जो मेरे को अमोनिया बनाना है ना, तो यानी कि 14:3 लेना पड़ेगा, यानी कि कितना लेना पड़ेगा, 14:3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब हाँ हाँ, बोलिए, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, नो अब यानी सर। कि परसेंटेज निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो नो जाएगा, सर। परसेंटेज ऑफ मेरे को क्या निकालना है, हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या हो जाएगा 3, नीचे में टोटल मास लिख दो, यानी कि 14 + 3, और आपको परसेंटेज निकालना है, तो यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, यानी कि कितना हो जाएगा 3/17 × 100, और ये कितना हो जाएगा 300/17, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 1, और कितना बच जाएगा 13, 130। सर ऐसा क्वेश्चन आया था सर टेस्ट में। यस हाँ सर। मैंने क्या कहा कि आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा वो काफी अच्छे लेवल से लेवल तक लेके जाऊंगा, आप लोग चिंता नहीं करना, बस वेट कीजिए, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। आप लोग एक बार अपने हाँ, यस पीयूष भाई तुम पहले अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ ओके, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, यानी कि आप लोगों के पास जब भी इस टाइप से आएगा कि किसका कितना परसेंटेज है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया भी था शायद, एक बार जो है फिर से आप लोग देख लीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा 17, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17, और ये कितना आ जाएगा 3, और 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा 7, 119, 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, यानी कि जब भी बनेगा तो यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट, जैसे उन्होंने एक नेचुरल सैंपल लिया कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का, और सिंथेटिक जब बनाया, यानी कि जो है मानव के द्वारा बनाया, उनकी भी रेशियो फिक्स आई थी। इसका मतलब है कि जो भी चीज आप बनाते हो वो हमेशा क्या आएगा, यानी कि एक फिक्स रेशियो में जो है आता है। आपको इसकी चिंता नहीं करने की पानी, हाँ बशर्ते मिक्सर नहीं होना चाहिए। अब तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको ध्यान से सुनना बेटा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज, एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जो भी कंपाउंड बनते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं। चाहे आप पानी लंदन का लो, चाहे अमेरिका का लो, चाहे कहीं का भी लो, वो हमेशा 1:8 के रेशियो में बनेगा, यानी कि वो जो है पानी जो है चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है, अच्छा न्यूमेरिकल बता दें, हमने कहा कि जैसे मान लो कि मेरे पास जो है N2 + 3H2, यानी कि हमने क्या करा कि 2NH3, हमने कहा कि नाइट्रोजन का मास जो है 28 ग्राम है और हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम है, इसको हमने कटाया तो यानी कितना हो गया 14:3। अब इसको हमने कहा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना, तो हाइड्रोजन का मास रखेंगे, नीचे में जो टोटल मास है टोटल मास को रख दिया, यानी 3 + 14 + 3 × 100, यानी कितना हो जाएगा 3/17 × 100, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/17, और इसको अप्रॉक्स में करोगे तो यानी कि करीब करीब जो है 17% आ जाएगा। मैंने सही लिखा है ना 17%? यस सर। ठीक है, क्योंकि नीचे में 17 है, ऊपर में 300 है, तो एक बार चेक कर लेना, बाय चांस में भी अगर कुछ रॉन्ग आ जाए तो आप लोग देख लेना। ठीक यही है, होगा सर।
ठीक है, चलिए। सर राइट। हाँ ओके, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि ये वाले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सोचना, जैसे मैं देखो बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मेरे पास दो एटम है, ए और बी। कहता है कि किसी इन दोनों में से एक के मास को फिक्स कर दो। मैंने यस सर। हाँ, मैंने जो है कहा कि ए के मास को फिक्स कर दो, बी के मास को वेरी करो। तो एक तो हम ये बना सकते हैं ए बी, दूसरा हम लोग क्या करते हैं ए बी टू बना लेते हैं, तीसरा हम लोग क्या बना लेते हैं ए बी थ्री बना लेते हैं। यानी कि बेसिकली आप बी के मास को चेंज करो, ए के मास को हमेशा क्या रहने दो, फिक्स रहने दो, और बी के मास को चेंज करो। अब देखो कितनी सिंपल सी लॉजिक है, आप खुद सोचना कि कहता क्या है कि अगर जब हम एक कंपाउंड अगर जब दो एटम से मिलकर अगर जब कोई मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और उसमें से एक के मास को फिक्स कर देंगे तो दूसरे का रेशियो तो हमेशा क्या आएगा, सिंपल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर उसका सिंपल आएगा तो यानी कि तो हम लोग उसमें लॉजिक ही क्या है। लेकिन बच्चों को लगता है, देखो क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। जब क्या होता है, दो एलिमेंट कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, ए बी आपको समझाने के लिए आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा, जैसे H2O H2O2, ये सारी चीजें जो होती है। कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, जब ये क्या होता है दो या दो से अधिक बनाते हैं, जिसमें से इन विच फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट combined with different weight of the other will be in simple numerical ratio। यानी कि वो क्या हो जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो होगा। अगर जब खुद सोचो कि मैं कहूं कि दो एलिमेंट है, एक का मास फिक्स कर दोगे तो दूसरा का जब बढ़ेगा तो यानी कि फिक्स रेशियो में बढ़ेगा ना। तो इसीलिए जो है यानी कि लो, लेकिन देखने में बहुत बच्चों को भारी लगता है। लेकिन मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि अगर जब दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दूं तो दूसरे का मास का रेशियो भी हमेशा क्या आएगा, होल नंबर में ही आएगा या सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप मैं कराता हूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कहूं कि आपको इन क्वेश्चन में लिख देता हूं, इफ मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यानी कि आपके सामने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे दो कॉलम बना लो, एक साइड मैंने नाइट्रोजन के लिए लिखा और एक साइड मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा। ठीक है, अब फिर बाद में देखेंगे कि किस रेशियो में आ रहा है। मेरे ख्याल से इतना कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का N2 है तो यानी कि एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो यानी कि कितना है 28 ग्राम। यहाँ पे बेसिकली हाँ, यहाँ पे जो है इन्होंने सारे के मास 28 ग्राम ही दे दिए। खैर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दूसरा भी कराएंगे जिसमें जो है मास सेम नहीं होगा नाइट्रोजन का, हम आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप इस हिसाब से लेते हो, मैं समझाने के लिए जो है इसका मास सबका सेम नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ 14, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 28। मैं सपोज करूँ मेरी डाटा है, मैं जो है कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने सेम लेता तो तब तो आप कहते हैं कि सर सिंपल रेशियो में वैसे भी आ जा रहा है। अब मैंने क्या करा कि मास जो है सबके लिए अलग अलग ले लिया, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि N2 का मतलब समझ जाना क्या है, लेकिन मैंने कहा कि आपके लिए जो है इतना इतना ही ग्राम ले रहे हैं। जैसे मेरी इच्छा है मैं 1:, वाटर बनाऊं 1:8 में बनाऊं या 2:16 में बनाऊं या 4:32 में बनाऊं, ये मेरी इच्छा है। तो मैंने कहा कि जो इसका जो मास है, लेकिन ये कहता है कि मास ऑफ नाइट्रोजन को आपको क्या रखना है 28 ग्राम रखना है। अब इसका जो है मास दे देता हूं मैं, कितना दे देता हूं, अगर ये हाफ है तो यानी कि ये 16 हो जाएगा, और अगर ये कितना है 28 यानी कि 1/4 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 48 यानी कि 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा कि नाइट्रोजन 7 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा 64 यानी 32, और ये कितना है यानी कि N2 28 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, दो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही लिखा गया है। N2O3 या NO5 में कुछ भी लिख सकता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया था इसलिए ऐसा हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आपको मास इसका फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे जो है मास फिक्स करता हूँ पहले। यहाँ पे जो मैं दूसरा क्वेश्चन कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं IIT में। जब आते हैं तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो हम लोग इसकी टेक्निक भी बताएंगे कि फटाफट से कैसे देख के बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि
आपके सामने क्या है कि नाइट्रोजन अब तो 28 ग्राम करना है। अब मुझे बताओ कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो अगर आप इधर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। यानी कि कितना हो जाएगा? 32। ये तो 80 है, आपने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो यानी कितना हो। अब इसको कितने टाइम से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो ये भी कितना हो जाएगा? 28। और ये कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ पे कितने टाइम है? 2 टाइम्स है, तो यानी कि इसको 2 टाइम से करना पड़ेगा। सबको मुझे क्या करना है? 28 करना है, तो यानी कि 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ये 28 है तो 28 यानी कि 80 हो जाएगा। अब यानी कि आप इसका रेशियो निकालोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? आप 16 से कटा दो। 16 यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 5 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? यानी कि 5 हो गया। और ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गई कट के। ठीक है। और ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 5। यानी कि जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 5:2:3:4:5। यानी कि ये जो है इसका क्या आ गया? यानी कि सिंपल रेशियो आ गया। आपके सामने इसी टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको क्या करना है? इसका जो है सिंपल रेशियो निकालना है। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट से पूछ सकते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके। हाँ सब्जेक्ट अच्छी से। हाँ, मैंने क्या कहा? सर ये हाँ, डिवाइड 2 से की जो ऑक्सीजन है। सॉरी, कहाँ पे? फिर से एक बार सर ये बोलेंगे? लास्ट सर ये जो लास्ट में ऑक्सीजन है ना, हाँ, इसको 16 से ये डिवाइड कर दे। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ताकि कि आप सभी का क्लियरिटी आ जाए। आपके सामने क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन देगा एक के मास को, हमें क्या कह रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार से वो कहता है कि एक एलिमेंट के मास को क्या कर देना है? यानी कि फिक्स कर देना है। अब एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देना है तो यानी कि अब हमें तो सबको 28 करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई जो हम कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो ज्यादा हो जाता तो हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, ये क्या आ रहा है नहीं आ रहा, हमें इसकी चिंता करनी है कि इसका जो मास होना चाहिए 28। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स 28 ग्राम। इस टाइप से जनरली मैंने क्वेश्चन देखा था आईआईटी में, तो उन्होंने जो इसी टाइप से वो दिए हुए थे। तो वो क्या करेगा? इसका मास को जो है सर प्लीज एक बार फिर रिपीट करना, मेरा नेट नहीं चल रहा है। इट्स ओके बेटा, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि सपोज करो कि आपको जो है ना क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन जो है ना फिक्स है। वो जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन दे, एक बार ए बी सी करके दे दिया था, एक बार जो है यानी कि वो क्या कर दिया था? नाइट्रोजन का दिया था। वो क्या कहेगा कि आपके पास नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या हो जाता है? फिक्स है। वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। अब जब नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया तो हमें तो यहाँ पे 28 है नहीं, तो इसको 28 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। हाँ सॉरी, सर ये जो नंबर लिखे सर, ये आपने अपनी मर्जी से लिखे हैं कि मतलब क्वेश्चन में होंगे? हाँ ये 28 14 7 14 28। यस सर। हाँ ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ये वाला जो दिया रहेगा और ये ग्रीन वाला जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। रेड वाला जो है आपको करना होगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से जो है बनाना पड़ेगा कि 28 कहाँ से लाया जा सकता है। मल्टीप्लाई गुना कई बार 3/2 से करके, तो बाकी इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको पता है कि जिधर इधर जितना से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर, के लिए सर हम कोशिश से किसी से मल्टीप्लाई कर हाँ सकते हैं। दोनों में करना है, यानी कि इस इक्वेशन में दोनों में। अब मान लो कि सपोज करो कि आपको मैंने कहा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से अगर जैसे 16 ग्राम लगता है तो हम 4 ग्राम से 32 कर देंगे तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो रेशियो वही आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप अपने हिसाब से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। और बेसिकली आपको जो है यानी कि कितना करना है? 28 ग्राम करना है। तो इस प्रकार से हमने करने के लिए सबको जो हमने क्या करा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 है तो यहाँ से भी 1 से कर दिया। फिर हमने कहा कि इसका मास तो फिक्स हो गया, अब आपको रेशियो जो निकालना रहेगा वो ऑक्सीजन का निकालना रहेगा। तो हमने देखा कि जिससे कट रहा होगा कटा देना। यहाँ 16 से कट रहा था, कटने के बाद क्या आया? 5 2 3 4 5 आया। तो यही इसको हम लोग क्या करेंगे? रेशियो के फॉर्म में जो लिख देंगे, यही आपको आंसर दिया रहेगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो बताइए। हाँ सर। चलिए जैसे मान लो कि, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ। आगे मैंने लिखा नहीं था शायद। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास है H2O2, ठीक है, और आपके पास है H2O, और आपके पास है HO2। ठीक है, सपोज करो कि मैंने जो है अपने हिसाब से कुछ भी ले लिया, और एक ले लेता हूं मैं, हाँ हाँ हाँ, और क्या ले लूं? सपोज करो कि ऐसा मॉलिक्यूल्स बन रहा होगा, मैं उतना अंज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है कटने में दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HO4 ले रहा हूँ, मेरी इच्छा है। ऐसा मॉलिक्यूल्स बनता नहीं है
लेकिन मैंने जो है मान लिया H4O4। अब यहाँ पे आपको कहता है कि मास ऑफ जो हाइड्रोजन है आप उसको फिक्स कर दो, कितना कर दो, 2 ग्राम कर दो, यानी कि या मैं कह देता हूँ 4 ग्राम कर दो, यानी कि हाइड्रोजन का जो मास है आप 4 ग्राम कर दो और रेशियो निकालना है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 ग्राम है, यहाँ 2 ग्राम है, यहाँ 1 ग्राम है, यहाँ 1 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 32 दिया हुआ है और यहाँ 64 दिया हुआ है। अब वो कहता है कि मास, फिक्स्ड मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यानी कि आपको इसको 4 ग्राम करना पड़ेगा। अब इसको 4 ग्राम करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 से तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई 2 करोगे, से तो ये कितना हो जाएगा 4 2 और ये कितना हो जाएगा 64। 4 अब यानी कि इसको भी 64 आप इससे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 32 2 और ये कितने से 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 से, तो यानी कि कितना हो जाएगा 128। 4 से हाँ, तो यानी कि 128 आ जाएगा। 128 यस सर। हाँ, यानी कि कितना हो गया 128। अब ये कितना है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4 हो गया और ये कितना आ जाएगा 64 इंटू 4 16 और 25 यानी कि 256। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। अब देखो कट रहा है तो कटा देते हैं 16 से, यानी कि कितनी बार में कट रहा है 4 बार में। अगर मेरे ख्याल से 32 से भी कटता हो तो 32 से भी कटा सकते हैं, यानी कि हाँ 32 से 1 और 1 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यानी कि इसका जो रेशियो आया वो कितना आया 2:1:4:8, यानी कि ये जो है यानी कि ऑक्सीजन का रेशियो आ गया। ठीक है, अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सॉरी, फिर से बोलिए। सर तो ये सर सर जैसे सर आपने पहला काटा सर, फिर उसी नंबर से हमें बाकी भी काटने पड़ेंगे। हाँ, बाकी को उसी नंबर से आप काटो, जिस नंबर से आप काट रहे हो। जैसे सिंपल रेशियो निकालते हैं ना, जैसे अगर मैं 2 से करता तो मैं सबको 2 से करता, 4 से करता तो सबको 4 से, अगर जो मैं 8 से करता तो सबको 8 से और 16 से करता तो सबको 16 से कर देता। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। यस सर। हमारी अपनी मर्जी की इधर हमने सर हाँ, हम- क्या चीज? सर फिर से डिवाइड में बोलिए। हम कुछ भी ले सकते हैं। सर आपने इधर 32 से किया ना इसको डिवाइड, तो हाँ, हमारी मर्जी की, हम 16 से करना चाहे तो 16 से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, फिर अगर जब कटता होगा तो फिर आपको कटाना पड़ेगा ना। यस आप सर। यस सर। वैसे तो मेरे को पता था कि 32 से है, लेकिन मेरे को नहीं पता रहता। सपोज करो ऐसा आता तो मैं भी पहले 2 से कटाता, फिर 2 से कटाता, फिर 4 से कटाता, फिर इस प्रकार से जब सिंपलेस्ट आ जाता तो मैं छोड़ देता। मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन मेरे को यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया इसलिए मुझे पता है 32 से कट रहा है, इसीलिए, यस और सर। कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में ऐसा आ जा रहा है वो Yes, 32 से नहीं कट रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप बेसिक 2 से कटाओ, फिर 4 से कटाओ, या जो भी जिससे कट रहा है उससे कटाते चलो, लास्ट में तब तक कटाओ जब तक वो कट रहा है। अगर जो नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, वैसे लिख के छोड़ देना। ठीक है, वही उसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो अगर एक ही बार बताइए। काट यस सर। हाँ, सॉरी, बोलिए करण। सर एक ही बार काटा, जैसे इधर सर 2 से हाँ, अगर जब 2 से कटा रहे सबको 2 से कटाओ, फिर अगर जब 4 से कटा रहे तो सबको 4 से अगर इधर कटाओ। बार कितना 2 होते तो हम आगे काट सकते थे। हाँ, बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं 2 से कटाता तो मैं क्या करता कि यहाँ पे मैं पहले करता तो कितना 32 आता, यहाँ पे 16 आता, यहाँ पे 64 आता, नहीं यहाँ सर, पे नहीं 1 सर, जो 2। अब ये आया ना 2:1:4:8, हम्म अगर 1 की जगह 2 होता तो हम 2 से हाँ, बिल्कुल। फिर इसको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सपोज करो कि ये 2:2:4:8 आता तो इसको हम फिर से 2 से कटाते तो ये कितना आ जाता 1:2:4 आए। तो ये तब तक कटाना जब तक सिंपलेस्ट रेशियो ना आ जाए। ठीक है, और जैसे ही आ जाएगा तो यानी कि क्या कर देना है, छोड़ देना है। आपके सामने जैसे सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो यानी कि क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर से बनाना। ठीक है, मैं इसी के लिए दे देता हूँ, मेरे पास है, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में Yes, sir. N2O5। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ ठीक है, आप जैसे आपकी Yes, sir. N2O5 और मैं यहाँ पे दे देता हूँ N2O3। ये ऐसा नहीं समझना कि मैं मॉलिक्यूल से बना रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन बनाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि आप सर मॉलिक्यूल से नहीं है, मे भी हो सकता है कटने में दिक्कत हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप जितना हो सके पॉसिबल उतना कटा कर देना। यस NO2, सर। ठीक है, N2O2
और मैं दे देता हूँ N3O5। अब यहाँ पे आपको मैं मास दे दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ दे दे रहा हूँ 7 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम, 56 ग्राम, और यहाँ पे दे देता हूँ 14 ग्राम। ठीक है, तितली आप यहाँ यस सर। आप यहाँ मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी दे दे रहा हूँ आप लोग। 40 ग्राम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 24 ग्राम, और ये 64 ग्राम, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 64 ग्राम, और यहाँ पे दे दे रहा हूँ 48 ग्राम। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्वेश्चन में मास ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कितना करने का रहा है 64 ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आप इसको जो है बना लेना। हम लोग जो है आगे बढ़ते, क्योंकि मैं समय दूंगा तो हम लोग काफी पीछे रह जाएंगे कोर्स के मामले में, क्योंकि सर बाकी एक बच्चे। पिछला वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ, आपको मैं वो भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सर यस सर। चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गे-लुसाक लॉ। ठीक है, गे-लुसाक लॉ क्या कहता है कि अगर जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा तो उसके अंदर जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो भी सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, मैं कहूँ कि H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास H2O2। अब इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे 2। अगर ये 2 वॉल्यूम है, जो भी दिया रहे आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ये अगर जो 2 वॉल्यूम है ये 1 वॉल्यूम होगा तो आपके पास जो है यानी कि कितना वॉल्यूम हो जाएगा, ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि इसकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी। बेसिकली स्टिचियोमेट्री जितना रहता है उतने के अनुसार से दिया रहेगा। अब लेकिन क्वेश्चन जैसे मैं ये तो समझ में आएगा, गे-लुसाक लॉ बहुत ही सिंपल है, कहता है कि अगर जब कोई कंपाउंड बन रहा है उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो हमेशा, जब कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो में बनेगा। लेकिन सपोज करो कि मेरे को क्या कहता कि इफ मास ऑफ मेरे को क्या दिया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम, मास नहीं, मैं लेके वॉल्यूम ले लेता हूं। इफ, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में हम क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, मैं ले लेता हूं 40 ml, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आपको जो है यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब सपोज करो कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया रहा है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन है, ये 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। हमने क्या करेंगे, सबसे पहले स्टिचियोमेट्री की, यानी कि जो आगे मैं बताऊंगा स्टिचियोमेट्री क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि जो आगे डिजिट लिखे रहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे क्या हो जाता है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसको वॉल्यूम के टर्म ले। अब आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है H2 का दिया हुआ है, H2 का कितना दिया हुआ है 40 ml दिया हुआ है। ठीक है, अगर जो 2 यूनिट का वॉल्यूम 40 है तो 1 यूनिट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 ml हो जाएगा। 20। यहाँ पे भी 1 ml चाहिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा 20 ml, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 ml हो जाएगा। यानी कि अगर जो आपके पास इस टाइप से कभी क्वेश्चन दिया जाए तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, सर एक बार रिपीट कर दें। यस सर। यस सर ठीक है, हमारे पास जैसे क्या कहता है कि मान लो सपोज करो कि आपके पास जैसे ये दिया हुआ है H2O2 और 2H2O, आपको ये दिया हुआ है 2 वॉल्यूम है, और ये क्या दिया हुआ है 1 वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 2 वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि ये दिया हुआ है। अगर जो 2 वॉल्यूम जो है यानी कि कितना है 40 ml है, सॉरी ये यहाँ पे आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 40 ml,
तो यानी कि अगर ये 2 वॉल्यूम है तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, तो एक हम निकाल सकते हैं एक वॉल्यूम के लिए। अगर ये एक वॉल्यूम के लिए निकालेंगे जितना जितना वॉल्यूम है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वॉल्यूम का 20 निकला तो 2 वॉल्यूम का 40 हो जाएगा। और वैसे भी सोचना कि 2 वॉल्यूम इधर भी है तो यहाँ भी 2 वॉल्यूम है, तो यानी क्या होगा। लेकिन आप सबसे पहले एक वॉल्यूम का निकाल लेना, जो बाकी जितना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो है आंसर निकल जाएगा। चलो एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। सपोज करो कि मेरे पास है, मैं अमोनिया बनाता हूँ, ठीक है। N2 क्योंकि सिंपल है इसलिए मैं अमोनिया बना रहा हूँ। 3H2 और इक्वल टू कितना बन गया ये 2NH3, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज मैं ले लेता हूँ 60 ml, then find the वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोग जो है यानी कि फ्राइडे को आप लोगों की 9 बजे क्लास खत्म हो जाती होगी कि 8 बजे? 9 9 बजे सर, सर। 9 बजे सर 9 9 बजे। बजे। 9 बजे 9 होती है। बजे सर। 9 बजे होती है ना, 9 से 10 मेरी क्लास है। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से निकाला जाए ताकि कि आपका सिलेबस मेकअप हो जाए? सर संडे को। तो संडे संडे को मॉर्निंग में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे? जी सर। पेपर को कितने होगा। बजे मॉर्निंग में? ये संडे अगर से 7 बजे ले 7 से 8 तो तैयार रहोगे ना, रेडी रहोगे ना? जी सर। यस सर। यस सर। इसी टाइम सर। हाँ बिल्कुल, सर तब जी तो ठीक है। गुरुदेव इसी टाइम ले लो गुरुदेव सर, आप गए और संडे को। हम ज्वाइन ना हो, ऐसा हो नहीं नहीं सकता। तो हम नहीं हो बेटा, जाएंगे देखो ज्वाइन। सर कब संडे को ही ले लेते हैं तब 7 से सर 8:30। मॉर्निंग टाइम? हाँ 7 से 8:30 हम पेपर ले लेते हैं। ओ आपके उसके बाद आप फ्रेश व्रेश होके पेपर दे दीजिएगा, ठीक है। यस सर। जी गुरुजी। क्योंकि Yes, sir. कुछ आईआईटी के क्वेश्चन भी कराने हैं, क्योंकि हम लोग काफी पीछे हो गए हैं। तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई चीज छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। वैसे तो बढ़ने के लिए फटाफट से मैं इन सबको स्किप कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई चीज छूट जाए, क्योंकि वो आपका बेस जो है बिल्कुल धीरे धीरे बनाएंगे। और जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं डेली 10 क्वेश्चन दूंगा और उसको आप लोग बनाना। अब मेरे पास समय बहुत कम दिया जाता है यहाँ पे 1 घंटे, और उसमें भी सर 4 ही लगते हैं। एग्जाम पे है सर। हाँ धीरे धीरे बेटा, देखो जब एग्जाम रहेगा तो उस समय आप लोगों के लिए रोक देंगे, क्वेश्चन नहीं देंगे, आप सिर्फ क्लास करना। यस सर। हाँ बाकी लेकिन जो है आप, लेकिन मेरे साथ अगर जो कंटिन्यू मैं 10-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, मेरी बात समझना। मैं जहाँ पिछली बार था वहां मैंने 10-10 क्वेश्चन दिए थे। बहुत ही उतने ज्यादा स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन वो लगातार मेहनत करे और फिर संडे पेपर देते थे। 45 क्वेश्चन उस दिन सॉल्व करते थे, मतलब वो नीट के थे मेरे, जो मेरा बैच था वहाँ पे नीट का था। तो उनको जो है मैंने क्या करता था, 10-10 क्वेश्चन पर डे केमिस्ट्री का देता था, एक फोटो खींच के रखता था, वो भी प्रीवियस ईयर के। और उसको जो है वहां पे मेरे को 2 घंटे की क्लास मिलती थी, तो वहां पे मैं 1.5 घंटे जो है पढ़ाता था और आधे घंटे जो इसको सॉल्व करा देता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिट है। किसी दिन आप लोग कहोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं संडे को या किसी और समय लेके जो इसको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ अगर जो डेली 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं गारंटी कह रहा हूँ बेटा आप बहुत अच्छा एकदम करो, क्योंकि आपके एग्जाम में ना थ्योरी नहीं आएगी, वो हमेशा क्वेश्चन ही पूछेगा। और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में नहीं बनेगा, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। इसीलिए अभी के समय जो है यानी कि आप मेहनत कर लीजिए, तो आपका जो है लाइफ आने वाला जो है बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कहा भी गया है, आज अगर जो आप बुक को सर्च करोगे तो कल तुम्हें गूगल सर्च करेगा, ठीक है। तो हम लोग भी चलो बुक सर्च करना है और अपने आप को जो है पढ़ना है, ठीक है। आप लोग भी पढ़िएगा बढ़िया से। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, बिल्कुल हम लोग जो है एकदम मैं तैयार हूँ आप लोगों सर को। जी बुक में सर्च करना है कि बुक को सर्च करना है? बुक अरे को आज सर्च कर, गूगल को सर्च, ठीक है। आज गूगल में सर्च करोगे ना, कल तुम्हारे को गूगल सर्च करेगा, सब बता रहे हैं सर। मैंने कहा कि आज अगर सर जब ने बुक में बोला। बुक अगर जब बुक ही तो मिलता है हमें, पढ़ने के लिए आपके पास देखा, बुक ही तो रहेगा ना। सर इन्होंने गूगल रखा है। हाँ कोई बात नहीं, गूगल पे भी बुक पढ़े तो हैं गूगल गूगल में। में बुक तो आ जाती है, उसका कुछ नहीं सर होता। कोरोना टाइम में वही यूज किया। हाँ मेरे पास चलिए बुक भी पड़ी है, गूगल की बात हाँ नहीं है। ठीक है ओके बेटा। अब हम लोग जो है यानी कि जो है आगे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो दिया है, सबसे पहले जो है सिंपल रेशियो में निकाल लेते हैं। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ठीक है। अब यानी कि आपके पास क्या है, N2 3H2 2NH3। अब यानी कि आपको जो रेशियो है 1 वॉल्यूम है ये, और ये कितना वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम है, ठीक है। और ये कितना है 2 वॉल्यूम है।
अब देखो किसकी वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन की, यानी कि 3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 60 ml दिया हुआ है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 ml। और आपसे किसका पूछा, अमोनिया का, तो 2 into 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 ml। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, आगे मोल से भी रिलेटेड दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के लेते रहूंगा। तो इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, यानी कि सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट से पूछ सकते हैं, किसी को कोई लग रहा हो कि ये नो सर। नो सर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ओके। अब देखिए आपके सामने क्या होगा कि इस टाइप से इक्वेशन दिया रहेगा, कई बार हैबर प्रोसेस दे देगा। हैबर प्रोसेस का मतलब होता है अमोनिया का फॉर्मेशन। अब यहाँ से क्या होगा, N2 + 3H2, ये आपको कुछ जो है रिएक्शन याद भी रखने सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि वो दे देते हैं। यहाँ से दिया तो हमने क्या करा, स्टिचियोमेट्री जो कोफिशिएंट है, पहले बैलेंस जरूर करना, रिमेंबर रखना कि ऐसा नहीं कि वो अनबैलेंस दिया हुआ तो अनबैलेंस पे ही लिख देना, नहीं, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना। अगर जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस पढ़ा होगा 4-5 मेथड। एक तो 10th में पढ़ा होगा हीट एंड ट्रायल, उसके बाद पढ़ा होगा ABCD मेथड। अब अगर जो आपने 12th 11th पढ़ लिया तो रेडॉक्स में 3-4 मेथड पढ़े होंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ, यस सर। हाँ तो यानी कि Yes, sir. हाफ ऑक्सीडेशन। तो यानी कि हम लोग जब रेडॉक्स की बात करेंगे तो मैं वैसे सारे के सारे जितने बैलेंस के तरीके हैं सारे बताऊंगा, और IIT के लेवल के जो है क्वेश्चन मैं बैलेंस करूंगा। मैं एक बार बताऊं, मेरे जब मैं पढ़ता था तो मेरे को सर बता रहे बैलेंस करने के लिए, मैंने कहा क्या सर बैलेंसिंग सिखाते, ऑप्शन में रहेगा तो पुट करूंगा जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन रेडॉक्स के जो है बैलेंस जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि वहां पे कई सारे एलिमेंट दिए ही नहीं रहते तो बैलेंस ही नहीं होता था। अब मैंने बहुत, मैं बता रहा हूँ उस दिन मेरे को जब बैलेंसिंग सिखाया ना, मैंने सर को कहा कि सर को तो नहीं, मैंने अपने, मेरे दोस्त ज्ञानदीप थे, मैंने कहा कि यार क्या सिखा रहा है, देखो यार बैलेंस करने के लिए इसमें क्या इतना तामझाम, इतना लंबा प्रोसेस। आप लोगों ने अगर रेडॉक्स में बैलेंसिंग सिखाओ, आयन इलेक्ट्रॉन sir. मेथड, एसिड बेस, तो कितने सारे जी तामझाम। सर। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि ये क्या मेथड सिखा रहे हो। तो यस जैसे ही सर। उन्होंने मैंने कहा कि मेथड क्या सिखा के फायदा, तो फिर मैंने कहा कि सर एक काम, हम मैंने उसको कहा कि जब ऑप्शन दिया रहेगा उसी से पुट कर लेंगे। अब मेरे एग्जाम में अगले संडे को पेपर आ गया, अब पेपर आ गया, मैंने 10 मिनट दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं पुट हो रहा उसमें। मैंने कहा ये क्या हो गया, तब बाद में पता लगा कि इसको जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है बाद में ऐड होते हैं, जिस कारण से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना दिक्कत आता है। तो जैसे सर इसमें ऐड रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत झंझट होती है, झंझट। नहीं, वो नहीं दिक्कत होगा, जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कई सारे ट्रिक भी बताएंगे ताकि कि आप लोग जो है फटाफट से सीख सको, ठीक है। सर आप हो कौन से? चलिए अब यानी, अब देखो जैसे डिसाइड होता है, मैं ऊपर से जैसे जैसे ऑर्डर मिलेगा ना वैसे वैसे करेंगे ना, ठीक है। तो जैसे जैसे मिलेगा आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का दिसंबर तक 11th 12th कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि जैसे छुट्टी होगी उस समय थोड़े से आपकी सर। क्लासेस 1.5 घंटे के हो जाएंगे, फिर कंप्लीट हो। चलिए देखो इसका जो है जेई में क्वेश्चन पूछा था, बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास बुक अभी वहां रख दिया हूँ, ठीक है। चलो मैं वैसे फ्रेम कर दूंगा। एवोगाड्रो लॉ कहता क्या है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम फिक्स हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होगा। फिर से मैं बता रहा यस हूँ, सर। कहता है कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें वाटर वेपर है, मैंने कहा कि इसका वॉल्यूम भी है, तीनों का वॉल्यूम सेम है। मैंने वॉल्यूम ले लिया 100 ml, किसका, ऑक्सीजन का। इसका मैंने क्या ले लिया, मैं रेड पेन कर देता हूँ ताकि कि आपको दिख जाए। इसका वॉल्यूम मैंने कितना ले लिया, 100 ml, यानी किसका, हाइड्रोजन का। यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, 100 ml ऑफ, किसका ले लिया हमने, वाटर वेपर। हाँ, यानी कि जो है इसका ले लिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास कहता है कि टेम्परेचर भी फिक्स है, मैंने कहा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ये भी टेम्परेचर हमने क्या ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। और यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर कितना ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब हमारे पास कहता है प्रेशर हमने 1 atm ले लिया। अब यहाँ पे भी प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। और यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो गया, 1 atm हो गया। अब कहता है कि अगर ऐसा केस बनता है तो जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ होगा ऑक्सीजन का, जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ हाइड्रोजन का होगा, उतना ही मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वाटर वेपर का। बेसिकली आपके सामने इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट से इनका जो है यूज कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों के लिए, जैसे उसमें पूछा था इन अ केमिकल रिएक्शन, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज, इन केमिकल reaction hydrogen and oxygen are react if
volume of hydrogen and oxygen are 100 ml and pressure and temperature is same, then find the which of the following is correct. क्वेश्चन के फॉर्म में दे देता हूं, which of the following is correct. आपके पास मान लो ये दिया हुआ है, A molecules of O is greater than of molecules of hydrogen, या O2 ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल्स ले लो तो हाइड्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं B ले लिया, मेरे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन हो जाएगा NO2, C ऑप्शन था मेरे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, D था नन ऑफ दिस। इस प्रकार से आप एक देखोगे उड़ीसा जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके सामने जो है पता नहीं, मेरे को ईयर तो याद नहीं है, लेकिन ये उड़ीसा जेई का क्वेश्चन पूछा था। इसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। सर सी। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर जब वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर जैसे ये दिक्कत क्या आ जाती है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा रूल लगेगा, यानी कि ये काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपको याद रखना कि एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर जब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर फिक्स होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी के मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं। आपके सामने जब भी ऐसा कुछ रहता है तो आप मॉलिक्यूल जो निकालते हो एवोगाड्रो लॉ का ही यूज करके करते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं, तो यही वो भी कहता है, तो जिसके अंदर जितना होगा वो गैस 22.4 लीटर, सारी कंडीशन दिया हुआ है, और जब इसके अंदर मोल निकालेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है मोल निकालेंगे, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ, प्रोवाइड अ मेथड टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ गैसियस एलिमेंट, यानी कि आप जो गैसियस एलिमेंट का जो मास निकालते हो ना, वो एवोगाड्रो से ही निकालते हो, क्योंकि एक एटम का मास आपको पता है, तो अपने नंबर ऑफ एटम निकाले तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो है मास निकाल सकते हो किसी भी गैस का। दूसरा, आपको ये वाला रिलेशनशिप याद रखना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। आपको इसको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है, आप इसको याद ही रख लेना। अब देखो वेपर डेंसिटी का एक, इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हो, mm/2। ये आता कहां से है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, वहां से डेंसिटी निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। जब मैं वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर बताऊंगा तो वहां पे जो आपको डिराइव करके दिखा दूंगा, क्योंकि वहां एक बार फिर से आएगा, तो एक ही चीज को दो बार क्यों करें। तो आपको बस ये याद रखना कि आता कहां से, तो आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इक्वल टू एनआरटी करते हैं, दोनों को एन की जगह मोल की जगह पे रखते हैं और दोनों को फिर इक्वेट करते हैं, फिर उनकी जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रखते हैं, और इस प्रकार से रखोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको बस इतना से याद रखना है कि वेपर डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, या मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि आपके सामने जैसे क्वेश्चन दिया रहता है कि इफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन is 2 kg per meter cube, find the mass of या molecular mass of hydrogen। क्या आप लोग निकाल सकते हो molecular mass of, हाँ Yes, sir. molecular कितना हो जाएगा, molecular 4 kg। molecular mass of hydrogen, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसका निकाल सकते हो। कैसे, आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अब यानी कि मॉलिक्यूलर मास ये mm है, अब यहाँ से आपके पास 2 है, वेपर डेंसिटी कितना है 2 kg है, यानी कि kg, और यहाँ से क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और यहाँ पे जैसी वेपर डेंसिटी है यानी कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किस में आ जाता है, kg में आ जाता है, क्योंकि आइडियल इक्वेशन है, तो यहाँ से जो है 4 kg, यानी कि आपके सामने इसका यूज आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको सीधे मॉलिक्यूलर मास ना दिया रहेगा, वो क्या दे देगा, वेपर डेंसिटी दे देगा। तो आपको इसको याद रखना कि कितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम से जो है यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलिए, जी सर। Yes, sir. हाँ ओके, वेल डन, थैंक यू।
हाँ, अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स ने कहा क्या कि देखो सबसे, हाँ, डाल्टन्स ने पहला कहा कि एटम्स आर इंडिविजुअल, जो कि सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक थी। बाद में जो है डाल्टन ने क्या करा, अब बाकी लोगों ने जो है उसको डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। किसने किसने किया था, आप लोग को पता है, जे थॉमसन ने, और किसने किया था, गोल्डस्टीन, यस सर। गोल्डस्टीन, चैडविक ने, इन सब ने जो है यानी कि क्या करा था कि इनका जो है यूज करके जो है यहाँ पे किया था। ठीक है, तो वही कहता है मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एटम्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि एटम्स कहेंगे। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। ये आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, कहता है उन्होंने इन दोनों को मिला के दिया हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी के जो है डाल्टन्स लॉ देखोगे, वहां पे इन दोनों को मिला के मिक्स करके दिया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है। पहली बार तो सर पीछे वाला और आगे वाला। क्या बोले, सॉरी बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो सर, पीछे वाला और आगे वाला। हाँ, मैंने कहा कि जो मैटर होते हैं ना, वो सबसे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, एटम, जो कि ये बात गलत है। किससे बने होते हैं एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे से बने होते हैं, मेसॉन, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, बोसॉन, बोसॉन और पता नहीं कितने, टोटल 12 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 3 ही टाइप से पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। हाँ, तो वही कहता है कि जो उनके अनुसार से, डाल्टन के अनुसार से, जो मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम होता है। लेकिन आजकल वो जो है क्या है, डिवाइडेबल है, यानी कि जो है कई सारे जो है डिवाइड हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, आइसो प्रोटिनो, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, मेसॉन, बोसॉन, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, पता नहीं कितने टाइप से जो है यानी कि जो है आपके पास जो है क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। देखो बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मैं पहला कहूं कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लोगे, तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लेते हो, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी। अगर जब सिमिलर एटम लेंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। अगर जब मैं कहूं कि डिसिमिलर एटम ले रहे हो, तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिसिमिलर होगी। यही बात वो कहता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि जो अगर सेम होगा तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम होगी। अगर जो डिफरेंट होगी तो यानी कि क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बात याद रखना कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है और वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये मैंने जब कंपाउंड बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो यानी कि क्या होता है कि वो सिंपल रेशियो में बनता है। हमेशा याद रखना कि कंपाउंड जब भी बनता है फिक्स्ड रेशियो में बनता है एंड सिंपल रेशियो में बनता है, और ये होमोजेनियस मिक्सचर जो है के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ना तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जो केमिकल रिएक्शन होंगे ना, उसके अंदर क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, सेपरेशन होंगे या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे। यानी कि इस प्रकार से वो क्या हो जाएंगे कि इनके अंदर जो भी होगा, तो ये सारे के सारे जो है रीअरेंजमेंट होते हैं। 3 ही चीज होती है, या तो कंबाइन करेंगे, या सेपरेशन करेंगे, या रीअरेंजमेंट करेंगे। यही 3 प्रोसेस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, यही 3 प्रोसेस को क्या करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं। अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने कहा एटम वाज नो मोर इंडिविजुअल, लेकिन बाद में जो है यानी कि क्या हो गया, डिविजुअल हो गया। कौन कौन से जो है, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। हाँ बोले, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर। हाँ, ओके। इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। ये ना नहीं बता पाया कि कैसे डिफरेंट एटम की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। अब कहोगे कि सर मैंने मास सेम लिया, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, फिर इसके अंदर क्यों जो है डिफरेंट आता है। ये बेसिकली उसके अंदर अरेंजमेंट के कारण जो है यानी कि आता है। ये बात याद रखना कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि देखो सर, अगर आप खुद सोचो कि हाइड्रोजन के अंदर, हाँ, अगर मैं कहूँ हीलियम के अंदर भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और अगर मैं कहूँ कि कार्बन के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन देखो हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करता और कार्बन देखो रिएक्शन करता है। तो ये बेसिकली उसकी बनावट और उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। आगे मैं बताऊंगा कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। अभी हमने क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम के कारण होता है, लेकिन जब आप हायर पढ़ोगे तो और उसके अंदर चलोगे तो यानी कि किसके कारण होता है, यानी कि एटम्स के कारण होता है। ठीक है, इस बात पे याद रखना। फिर वो कहता है कि
इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि नहीं बता पा रहा था क्यों हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, या दूसरे एटम में क्यों हो रहे हैं, ये उनके बारे में नहीं बता पाए. It failed to explain how and why atom of element combine with each other to form compounder atom molecules. ये भी नहीं बता पा रहे थे वो क्यों जो है यानी कि कंबाइन करते हैं. बेसिकली इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके और अपनी एनर्जी को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके. इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम इन मॉलिक्यूल. उसके अंदर ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि किस कारण से यानी कि जो है वो आपस में बाइंड अप हो जा रहे थे, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, डायपोल बॉन्ड, ये सारे के बारे में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते किस कारण से जो है यानी कि बन रहे थे. इट फेल टू एक्सप्लेन गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी कि उसके अनुसार से कि जितना वॉल्यूम आना चाहिए था, जैसे मैं कहूं कि 2 मिलीलीटर अगर जब मैंने हाइड्रोजन लिया और 8 मिलीलीटर लिया तो इसके अनुसार से 10 आना चाहिए, लेकिन 10 नहीं आ रहा था, यानी कि कितना आ रहा था, 2 आ रहा था. तो ये भी नहीं वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, यानी कि क्यों, क्योंकि उन्होंने जो रेशियो ले रहे थे वो स्टिचियोमेट्री के अनुसार से ले रहे थे, मास के अनुसार से, ना कि वॉल्यूम के अनुसार से, तो इस कारण से नहीं आ रहा था. इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इसको ऊपर कर देता हूं, takes parts in reaction and ultimate part that has independent existence of molecules. उन्होंने ये भी नहीं बता पाया था कि कैसे अल्टीमेट पार्टिकल जो है किसी के अंदर जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो कैसे जो है मॉलिक्यूल्स जो बन जाते हैं, जो कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल अलग होती है. जैसे मैं कहूँ कि मैंने कहा कि H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कराए, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, जब वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे. तो इस कारण से ये सारी चीजों के बारे में जो है उन्होंने नहीं बता पाया. ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली क्या हो रहे थे, यानी कि जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये सारी जो है लिमिटेशन थी. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जो है कुछ और बात करेंगे. अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप लोग फटाफट से पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो. नो सर. हाँ, अगर जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लैब कर सकते हैं, बाकी लोग जो है रुके रहिए. सर एवोगैड्रो लॉ. हाँ, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि बेटा कि अगर जब वॉल्यूम, अगर जब टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर जब फिक्स रखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, अंशुल गुड नाइट, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है यानी कि क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा. हर्ष भाटिया गुड नाइट, गुड नाइट. ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड नाइट जितेंद्र. यानी कि जो इस सिंपल वो क्या कह रहे थे कि आपके पास क्या होगा कि अगर जब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर अगर जब फिक्स रखोगे, जैसे मैंने कहा कि 100 ml अगर जब आपने जो है ऑक्सीजन ले लिया, 100 ml अगर जब आपने हाइड्रोजन ले लिया, तो उसके अंदर जो है क्या होगा, यानी कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, अगर जब फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखोगे, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. गुड नाइट, गुड नाइट. ठीक है, अगर और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. नो सर. नो सर. ओके बेटा, थैंक यू सर. वेलकम. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय सर. गुड नाइट. बाय, गुड नाइट. थैंक यू सर. गुड नाइट. Good night, sir. गुड नाइट. बाय, गुड नाइट. गुड नाइट सर. बाय. बाय, गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. गुड बाय. नाइट. बाय बेटा. थैंक यू गुरुजी. गुड नाइट. गुड नाइट अक्षय.